पर्वतों की गोद में बसे छोटे से गांव सुखपुर में एक लड़की रहती थी, रानी। उसके पिता गांव के मुख्य चरवाहे थे, लेकिन 3 साल पहले एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। तब से 16 वर्षीय रानी ने अपने पिता का काम संभाल लिया था। सुबह की पहली किरण के साथ वह अपने बकरों को लेकर पहाड़ियों पर चली जाती और शाम ढलने से पहले वापस लौट आती। रानी के पास 30 बकरे थे। हर बकरे का नाम उसे याद था, हर एक की आदतें वह जानती थी। गांव के लोग कहते थे कि रानी को बकरों की भाषा आती है। शायद यह सच भी था, क्योंकि जब भी कोई बकरा बीमार होता, रानी पहले ही भांप लेती थी। जब भी कोई खतरा होता, बकरे रानी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते। एक दिन रानी अपने बकरों को लेकर उस पहाड़ी के उस हिस्से में गई जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। बारिश के मौसम के बाद वहां नई घास उगी थी और बकरों को ताजी घास बहुत पसंद थी। दोपहर का समय था, सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था। रानी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई और अपनी थैली से रोटी निकालकर खाने लगी। तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी, किसी की कमजोर सी मिमियाहट। रानी ने चारों ओर देखा। उसके सभी बकरे घास चर रहे थे। फिर यह आवाज कहां से आ रही थी? वो आवाज की दिशा में चल पड़ी। झाड़ियों को पार करते हुए वो एक छोटे से गड्ढे के पास पहुंची और वहां उसने जो देखा वो विश्वास करने लायक नहीं था। गड्ढे में एक बकरे का बच्चा पड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण बकरा नहीं था। इसके बाल सुनहरे थे, बिल्कुल शुद्ध सोने जैसे चमकदार। सूरज की रोशनी में वह ऐसे चमक रहा था जैसे कोई जीवित मूर्ति हो। रानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कई बार पलकें झपकाईं, ये सोचकर कि शायद उसे कोई भ्रम हो रहा है, लेकिन नहीं, वो बकरा वाकई सुनहरा था। रानी ने जल्दी से गड्ढे में उतरकर उस बकरे के बच्चे को उठा लिया। वह कांप रहा था और बहुत कमजोर लग रहा था। शायद पिछली रात से यही फंसा था। रानी ने उसे अपनी शाल में लपेटा और धीरे धीरे उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाली। बकरे के बच्चे ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। कहां से आए हो तुम? रानी ने धीमी आवाज में पूछा। हालांकि उसे पता था कि जवाब नहीं मिलेगा। और यह सुनहरे बाल, ये तो जादू जैसा लगता है। रानी ने चारों ओर देखा, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि इस बकरे की मां कहां हो सकती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। शायद यह किसी दूसरे चरवाहे का बकरा भटक कर यहां आ गया हो, या फिर रानी को एक पुरानी लोक कथा याद आई जो उसकी दादी सुनाया करती थी। सोने के बकरों की कहानी, जो देवताओं के झुंड से होते थे और जो किसी भाग्यशाली को मिल जाते थे तो उसकी किस्मत बदल देते थे। लेकिन यह तो सिर्फ कहानी थी। रानी ने अपने आप को समझाया। उसने बकरे के बच्चे को सावधानी से उठाया और अपनी शाल से ढक लिया। यह निर्णय सहज था। वो इसे अपने साथ ले जाएगी, इसकी देखभाल करेगी। उसने अपने बाकी बकरों को इकट्ठा किया और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में थी। अगर किसी ने यह सुनहरा बकरा देख लिया तो क्या होगा? घर पहुंचकर रानी ने बकरे के बच्चे को अपनी छोटी सी झोपड़ी के पिछले हिस्से में एक कोने में रखा, जहां उसने पुआल का एक नरम बिस्तर बनाया। उसने दूध गर्म किया और धीरे धीरे बकरे के बच्चे को पिलाया। रात भर वो उसके पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। 3 दिन बीत गए। सुनहरा बकरा, जिसे रानी ने हीरा नाम दिया था, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसकी चमक और भी निखर गई थी। रानी ने किसी को इसके बारे में नहीं बताया था, यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं। वह जानती थी कि यह जानकारी खतरनाक हो सकती है, लेकिन भेद कब तक छिपा रहता। एक शाम जब रानी अपने बकरों को वापस ला रही थी, गांव का सबसे बड़ा साहूकार गोपाल सेठ अपने बेटे विशाल के साथ रास्ते में खड़ा था। गोपाल सेठ एक मोटा लालची आदमी था जो गांव के आधे खेतों का मालिक था। उसकी नजर हमेशा दूसरों की संपत्ति पर रहती थी। अरे रानी, गोपाल सेठ ने आवाज लगाई, सुना है तुम्हारे पास एक नया बकरा आया है? रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। जी हां, मुझे पहाड़ पर एक खोया हुआ बकरा मिला था। दिखाओगी? विशाल ने कहा, जो अपने पिता से भी ज्यादा दुष्ट था। वो बीमार है। रानी ने झूठ बोला, अभी किसी को नहीं दिखा सकती। गोपाल सेठ ने संदेह से रानी को देखा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर वह बकरा किसी और का है तो मुझे बताना, मैं उचित कीमत दूंगा। रानी जल्दी से घर की ओर बढ़ गई। रात में उसे नींद नहीं आई। उसे एहसास हो गया था कि हीरा को छिपाना मुश्किल होने वाला था। अगले दिन उसने एक योजना बनाई। वो हीरा को एक पुरानी शाल से ढककर रखेगी और उसे केवल रात में ही बाहर निकालेगी। कई हफ्ते शांति से बीत गए। हीरा अब एक स्वस्थ सुंदर बकरा बन चुका था। उसके सुनहरे बाल अब और भी लंबे और घने हो गए थे। रानी ने देखा कि हीरा की उपस्थिति मात्र से दूसरे बकरे भी ज्यादा स्वस्थ और खुश लगते थे। उसका दूध उत्पादन बढ़ गया था
और उसके बकरों के बाल भी पहले से बेहतर गुणवत्ता के हो गए थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो एक लंबा काला कोट पहने हुए आदमी था, जिसकी आंखें बेहद तेज थीं। उसने गांव के चौक में खड़े होकर घोषणा की, मैं एक विशेष बकरे की तलाश में हूं, सुनहरे रंग के बालों वाला। जो कोई भी मुझे उसके बारे में जानकारी देगा, उसे मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। 100 सोने के सिक्के! यह तो किसी गरीब के लिए पूरी जिंदगी की कमाई थी। रानी जानती थी कि अब खतरा और गंभीर हो गया है। वो अजनबी शायद हीरा को किसी बुरे इरादे से खोज रहा था। उसे याद आया कि उसकी दादी ने एक बार कहा था, जो चीज बहुत कीमती होती है वह बहुत खतरनाक भी होती है। उसी रात रानी ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। उसकी मां कमला देवी एक समझदार महिला थी। उन्होंने हीरा को देखा और चिंता से कहा, बेटी, यह बकरा साधारण नहीं है। मैंने पुरानी कहानियां सुनी हैं, ऐसे बकरे स्वर्ग से आते हैं और केवल शुद्ध हृदय वाले लोगों को ही दिखाई देते हैं। लेकिन लालची लोग इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मां, रानी ने पूछा। इसकी रक्षा करनी होगी। बेटी, यह तुम्हें मिला है तो इसका मतलब है कि तुम ही इसकी सही रखवाली कर सकती हो। अगले दिन वह अजनबी गोपाल सेठ के घर गया। रानी को पता चला कि उन दोनों में कुछ बातचीत हुई थी। शाम को गोपाल सेठ और उसका बेटा विशाल रानी के घर आए। रानी गोपाल सेठ ने मीठे स्वर में कहा, हालांकि उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक विशेष बकरा है। उस अजनबी ने बताया कि वह अपने मालिक का खोया हुआ बकरा है। तुम्हें उसे लौटा देना चाहिए। वो बकरा मुझे पहाड़ पर मिला था। रानी ने दृढ़ता से कहा, वो खो गया था, लावारिस था, अब वो मेरा है। लेकिन बेटी विशाल ने छल से भरी मुस्कान के साथ कहा, कानून कहता है कि खोई हुई चीज उसके असली मालिक को लौटानी चाहिए। तो पहले साबित करो कि वह उनका है। रानी की मां ने तेजी से कहा। गोपाल सेठ का चेहरा लाल हो गया। देखो कमला देवी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। अगर वह अजनबी जबरदस्ती करने लगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? बेहतर है कि तुम बकरा मुझे बेच दो। मैं अच्छी कीमत दूंगा, 50 रुपए। 50 रुपये! रानी हंस पड़ी, हालांकि उसे गुस्सा आ रहा था। सेठ जी, आप तो सौदा करने में माहिर हैं। वो अजनबी सिर्फ जानकारी के लिए 100 सोने के सिक्के दे रहा है और आप बकरे के लिए 50 रुपये। गोपाल सेठ समझ गया कि रानी मूर्ख नहीं है। ठीक है, उसने गुस्से में कहा, लेकिन याद रखना, इस गांव में मेरे बिना कुछ नहीं होता। तुम्हें मुसीबत होगी। वे चले गए, लेकिन रानी जानती थी कि यह शुरुआत भर थी। उसी रात जब गांव सो रहा था, रानी को कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा और 3 काली छाया अपनी झोपड़ी की ओर आते देखी। चोर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रानी ने जल्दी से अपनी मां को जगाया। उन्होंने एक योजना बनाई। रानी ने हीरा को उठाया और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि उसकी मां ने सामने के दरवाजे पर शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर चोर! कमला देवी चिल्लाई। पूरा गांव जग गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले। चोरों को भागना पड़ा, लेकिन रानी जानती थी कि वे फिर आएंगे। अगली सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव के सरपंच ठाकुर भरत सिंह एक ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। गोपाल सेठ ने पंचायत में शिकायत की कि रानी ने चोरी का बकरा अपने पास रखा है। ठाकुर साहब, गोपाल सेठ ने कहा, यह लड़की एक कीमती बकरा छिपा रही है जो किसी और का है। कानून के अनुसार उसे जब्त किया जाना चाहिए। ठाकुर साहब ने रानी की ओर देखा। रानी बेटी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बकरा है? रानी ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हाँ ठाकुर साहब, मुझे पहाड़ पर एक बकरे का बच्चा मिला था। वो अकेला था, घायल था। मैंने उसकी देखभाल की। और क्या वह सुनहरे रंग का है? ठाकुर साहब ने पूछा। रानी ने सिर हिलाया। पूरी पंचायत में सनसनी फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे। तो क्या यह सच में सोने का बकरा है? किसी ने पूछा। पुरानी कहानियों वाला? किसी और ने कहा। ठाकुर साहब ने शांति के लिए हाथ उठाया। रानी, तुमने उस बकरे को बचाया, उसकी देखभाल की, उस हिसाब से वह तुम्हारा है। लेकिन अगर कोई साबित कर सके कि वह उसका है, तो तुम्हें उसे लौटाना होगा। तभी वह अजनबी आगे आया। मैं साबित कर सकता हूं, उसने कहा। वह बकरा मेरे मालिक महाराजा अमर सिंह का है। उनके महल से चोरी हुआ था। महाराजा अमर सिंह! ठाकुर साहब चौंक गए। लेकिन वे तो 100 मील दूर रहते हैं। एक छोटा बकरे का बच्चा इतनी दूर कैसे आ सकता है? वो चोर इसे लेकर भागे थे और रास्ते में यह भाग गया। अजनबी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में झिझक थी। अगर यह महाराजा का बकरा है, रानी ने साहस करके कहा, तो महाराजा को खुद आना चाहिए या कोई आधिकारिक पत्र भेजना चाहिए। यह आदमी कोई भी हो सकता है। ठाकुर साहब ने सोचा, रानी सही कह रही है।
तुम महाराजा का पत्र लाओ, तब हम विचार करेंगे। अजनबी गुस्से से भर गया, लेकिन उसे मानना पड़ा। ठीक है, लेकिन तब तक वो बकरा किसी सुरक्षित जगह पर रखा जाए, वो रानी के पास ही रहेगा। ठाकुर साहब ने दृढ़ता से कहा, वह एक ईमानदार लड़की है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पंचायत खत्म हुई, लेकिन रानी की मुसीबतें खत्म नहीं हुई। उस रात फिर चोरों ने हमला किया, लेकिन इस बार रानी तैयार थी। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद युवकों से मदद मांगी थी। जब चोर आए, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। पता चला कि वे गोपाल सेठ के आदमी थे। अगली सुबह गोपाल सेठ और विशाल को पंचायत के सामने बुलाया गया। सबूत साफ थे, उन्होंने चोरी करने की कोशिश की थी। गोपाल सेठ ठाकुर साहब ने गुस्से से कहा, तुमने ना केवल चोरी करने की कोशिश की, बल्कि एक अनाथ लड़की को धमकाया भी। तुम्हें दंड मिलेगा। गोपाल सेठ ने माफी मांगी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी लालच दिख रहा था। कुछ दिन बीते, अजनबी कोई पत्र लेकर वापस नहीं आया। ठाकुर साहब ने खुद महाराजा अमर सिंह को संदेश भेजा। जवाब आया कि महाराजा के पास कोई सुनहरा बकरा कभी नहीं था, वो अजनबी एक धोखेबाज था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने रानी की हिम्मत की तारीफ की, लेकिन रानी जानती थी कि खतरा अभी टला नहीं है। जब तक हीरा उसके पास है, लालची लोग उसे पाने की कोशिश करते रहेंगे। एक रात रानी हीरा के पास बैठी थी। वो उसके सुनहरे बालों में उंगलियां फेर रही थी और सोच रही थी। काश तुम बोल सकते, उसने धीरे से कहा। काश तुम बता सकते कि तुम वास्तव में कहां से आए हो और मुझे तुम्हारा क्या करना चाहिए। और तब कुछ अविश्वसनीय हुआ। हीरा ने रानी की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक आई। अचानक रानी के मन में एक आवाज गूंजी, स्पष्ट, मधुर और बिल्कुल शांत। तुम्हारा हृदय शुद्ध है रानी, तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के बचाया। मैं वास्तव में स्वर्ग से आया हूं। देवी लक्ष्मी के झुंड से धरती पर मुझे उन लोगों को खोजने भेजा गया था जो सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं। रानी अवाक रह गई। क्या तुम सच में बोल रहे हो? हाँ, लेकिन केवल तुम ही मेरी आवाज सुन सकती हो। रानी, तुम्हारी परीक्षा हो रही है। लालच, डर और प्रलोभन, ये सब तुम्हारे चरित्र को परखने के लिए है। तुमने अब तक बहुत अच्छा किया है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। क्या परीक्षा? रानी ने पूछा। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। मेरे बालों की एक लट भी किसी साधारण इंसान की पूरी जिंदगी भर की संपत्ति के बराबर है। तुम चाहो तो मेरे थोड़े बाल बेचकर अमीर बन सकती हो, या फिर रानी ने सांस रोककर पूछा, या फिर तुम मुझे वापस स्वर्ग जाने दे सकती हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे त्याग का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन किसी भौतिक संपत्ति के रूप में नहीं। रानी ने एक पल के लिए सोचा। उसकी मां बूढ़ी हो रही थी, घर की हालत खराब थी, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। हीरा के सिर्फ एक लट से ही वे अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते थे। लेकिन फिर उसे अपने पिता की याद आई। वे हमेशा कहते थे, बेटी, ईमानदारी और सच्चाई से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर कभी नजर मत डालना। रानी ने गहरी सांस ली। हीरा, तुम स्वर्ग से आए हो, वही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए नहीं रोक सकती, तुम्हें वापस जाना चाहिए। हीरा की आंखों में संतोष और खुशी की चमक आई। तुमने सही चुनाव किया रानी, तुम्हारा हृदय वास्तव में सोने से भी कीमती है। अगली सुबह पूर्णिमा की रात थी। रानी हीरा को लेकर उसी पहाड़ी पर गई जहां उसे पहली बार मिला था। रात का समय था और चांद की रोशनी में पूरी घाटी चांदी की तरह चमक रही थी। रानी ने हीरा को घास पर उतारा और उसके माथे को प्यार से सहलाया। जाओ, उसने धीरे से कहा, हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे। अपने घर जाओ। हीरा ने रानी की ओर देखा और फिर आकाश की ओर देखने लगा। अचानक आकाश में एक चमकीली रोशनी उभरी। वो रोशनी धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और रानी ने देखा कि वो एक सुनहरी सीढ़ी जैसी थी। हीरा धीरे धीरे उस सीढ़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन जाने से पहले हीरा ने पीछे मुड़कर देखा और अपने बालों की 3 लटों को झटका दिया। वे लट्टें नीचे गिर गई और रानी के पैरों के पास आ गई। फिर हीरा की आवाज आखिरी बार गूंजी, ये तुम्हारे त्याग का प्रतिफल है रानी, लेकिन याद रखना, इन बालों का उपयोग बुद्धिमानी से करना। जो लालच से इसका इस्तेमाल करेगा वो सब कुछ खो देगा। जो दूसरों की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करेगा उसे असली खुशी मिलेगी। और फिर हीरा आकाश में गायब हो गया। रानी वहीं खड़ी रही, उस अद्भुत दृश्य को देखती रही जब तक सुनहरी रोशनी पूरी तरह गायब नहीं हो गई। रानी ने उन 3 लटों को संभालकर अपनी शाल में लपेटा और घर वापस आ गई। उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। जब रानी ने उन्हें सारी बात बताई और वे सुनहरी लटें दिखाई, कमला देवी की आंखें भर आईं। तुमने सही किया बेटी, उन्होंने कहा। तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होता,
अब सवाल था इन सुनहरी लटों का क्या करें। रानी ने कई रातें सोचते हुए बिताई। वह जानती थी कि अगर उसने इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो हीरा की चेतावनी सच हो सकती है। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। बच्चे बीमार पड़ने लगे और गांव में दवाइयों की भारी कमी थी। सबसे नजदीकी शहर 30 मील दूर था और इतने सारे बीमार बच्चों के लिए दवाइयां लाने का खर्च बहुत ज्यादा था। रानी ने निर्णय लिया। उसने एक सुनहरी लट को शहर ले जाकर एक ईमानदार सुनार को दिखाया। सुनार ने जब वो लट देखी तो उसकी आंखें फैल गईं। यह तो शुद्ध सोना है, उसने कहा, और इसकी चमक मैंने ऐसा सोना कभी नहीं देखा। यह बहुत कीमती है। रानी ने कहा, मुझे इतने पैसे चाहिए जिनसे मैं अपने गांव के सभी बीमार बच्चों की दवाइयां खरीद सकूं। सुनार ने उसे उचित कीमत दी। रानी ने वे सारे पैसे दवाइयों में लगा दिए। जब वह गांव लौटी तो सभी बच्चों का इलाज हो सका। कुछ ही दिनों में सब स्वस्थ हो गए। गांव वालों ने रानी को आशीर्वाद दिया। उस रात रानी को एक सपना आया। हीरा उसके सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। तुमने सही चुनाव किया रानी, देखो तुम्हारी एक लट ने कितनी जानें बचाई। यही असली संपत्ति है, दूसरों की खुशी। कुछ महीने बीत गए। गांव में बारिश नहीं हुई थी और सूखा पड़ गया था। फसलें सूख रही थीं और किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। कई किसान गोपाल सेठ से कर्ज लेने के लिए मजबूर हो रहे थे, जो बहुत ऊंची ब्याज दर पर पैसे देता था। रानी ने सोचा और फिर दूसरी सुनहरी लट को बेचने का फैसला किया। इस बार उसने पैसों से गांव के लिए कुआं खुदवाया, एक गहरा कुआं जो साल भर पानी दे सकता था। साथ ही उसने गांव वालों को छोटे छोटे कर्ज दिए ताकि वे गोपाल सेठ के चंगुल से बच सके। गोपाल सेठ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका कारोबार प्रभावित हो रहा था। एक दिन वो रानी के घर आया। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आ गए? उसने शक से पूछा। यह आपको जानने की जरूरत नहीं, रानी ने शांति से कहा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि वो सुनहरा बकरा अभी भी तुम्हारे पास है। गोपाल सेठ ने कहा, शायद तुम उसके बाल बेच रही हो। वह बकरा जा चुका है। रानी ने सच बोला, और अगर आप मुझ पर कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो पंचायत में लगाइए। गोपाल सेठ गुस्से में चला गया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब रानी के पास एक आखिरी सुनहरी लट बची थी। उसने सोचा कि वह अपनी मां और अपने लिए एक अच्छा घर बनवा सकती है या फिर कुछ जमीन खरीद सकती है। लेकिन हर बार जब वह यह सोचती, उसे हीरा की चेतावनी याद आती, जो लालच से इसका इस्तेमाल करेगा वो सब कुछ खो देगा। एक दिन गांव में एक गरीब विधवा का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। उसे एक महंगे ऑपरेशन की जरूरत थी, जो केवल शहर के बड़े अस्पताल में हो सकता था। विधवा रो रो कर सबके दरवाजे पर गई, लेकिन किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। यहां तक कि रानी ने पहली 2 लटों से जो पैसे कमाए थे वे भी खर्च हो चुके थे। रानी के सामने फिर एक चुनाव था। वो अंतिम लट को अपने लिए बचा सकती थी या उस बच्चे की जान बचा सकती थी। उस रात रानी ने अपनी मां से बात की। मां, अगर मैं ये आखिरी लट भी दे दूं तो हमारे पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। रानी ने कहा। उसकी आवाज में उलझन थी। कमला देवी ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, जो चीज हमें मिली है वह हमारी मेहनत से नहीं मिली। वह एक आशीर्वाद थी, और आशीर्वाद को बांटने के लिए ही मिलता है, जमा करने के लिए नहीं। अगर तुम उस बच्चे को बचा सकते हो तो बचा, बाकी भगवान देखेंगे। रानी ने अपनी मां को गले लगाया। उसे अपना जवाब मिल गया था। अगले दिन रानी ने अंतिम सुनहरी लट को बेचा और सारे पैसे उस विधवा को दे दिए। विधवा ने रोते हुए रानी के पैर छुए। बच्चे का ऑपरेशन हुआ और वो बच गया। उस रात रानी को फिर एक सपना आया, लेकिन इस बार हीरा अकेला नहीं था। उसके साथ एक चमकदार स्त्री थी जिनका रूप अलौकिक था। मैं लक्ष्मी हूं, उस देवी ने कहा। रानी, तुमने 3 बार परीक्षा दी और तीनों बार पास हुई। तुमने बच्चों की जान बचाई, गांव वालों को सूखे से बचाया और एक मां के बेटे को मौत के मुंह से निकाला। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं रखा। मैंने तो बस वही किया जो सही लगा, रानी ने कहा। और इसीलिए तुम असली धन की हकदार हो, देवी ने कहा। लेकिन वो धन सोने चांदी का नहीं होगा। तुम्हें कुछ और मिलेगा, कुछ ऐसा जो कभी खत्म नहीं होगा। रानी अगली सुबह उठी तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। जब वह अपने बकरों के पास गई तो देखा कि सभी बकरे असाधारण रूप से स्वस्थ और खुश लग रहे थे। उनके बाल पहले से ज्यादा घने और चमकदार थे, और जब उसने उन्हें दूध दोहा तो दूध की मात्रा दोगुनी थी। दिन बीतते गए और रानी ने देखा कि उसके बकरों का झुंड बढ़ने लगा। बकरे स्वस्थ बच्चों को जन्म दे रहे थे। उनके बालों की मांग बढ़ गई थी क्योंकि वे बेहतरीन गुणवत्ता के थे। रानी के पास आने वाले लोग कहते कि उसके हाथ में कुछ जादू है, लेकिन असली जादू कुछ और था।
रानी ने पाया कि जिन बकरों की वह देखभाल करती वे न केवल स्वस्थ रहते बल्कि दूसरे बीमार बकरों को भी ठीक कर देते। उसके बकरों के पास रहने से दूसरे चरवाहों के बकरे भी स्वस्थ हो जाते। गांव वालों ने देखा कि रानी के आसपास रहने से सब कुछ फलता फूलता था। जहां वह अपने बकरों को चराती वहां घास ज्यादा हरी उगती। जिस कुएं से वह पानी लेती वो कभी नहीं सूखता। कुछ सालों में रानी गांव की सबसे समृद्ध चरवाहा बन गई। लेकिन उसकी समृद्धि केवल पैसों में नहीं थी। उसके पास गांव वालों का प्यार था, उनका सम्मान था और सबसे बढ़कर उसके पास एक शांत और संतुष्ट मन था। गोपाल सेठ, जो हमेशा धन के पीछे भागता रहा, धीरे धीरे अपना सब कुछ खोने लगा। उसके कर्जदार रानी की मदद से उससे मुक्त हो गए। उसका बेटा विशाल, जो हमेशा गलत रास्ते पर चलता था, एक धोखाधड़ी में फंस गया और जेल चला गया। एक दिन गोपाल सेठ खुद रानी के पास आया। वो बूढ़ा हो चुका था, उसकी पीठ झुकी हुई थी। रानी, उसने कहा, उसकी आवाज में पछतावा था, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं हमेशा धन के पीछे भागता रहा, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है और तुमने जिसने सब कुछ दे दिया उसके पास सब कुछ है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आप गलत नहीं हैं, लेकिन मैंने जो पाया है वह दौलत नहीं है। यह प्यार है, विश्वास है और शांति है, और यह चीजें आप भी पा सकते हैं अगर आप अपना रास्ता बदल लें। गोपाल सेठ रो पड़ा। उस दिन से उसने अपना जीवन बदल दिया। धीरे धीरे उसने भी गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया। साल बीतते गए। रानी की शादी गांव के एक ईमानदार युवक से हुई जो उसकी तरह ही दयालु था। उनके बच्चे हुए और रानी ने उन्हें वही सिखाया जो उसने अपने अनुभव से सीखा था। धन वह नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि वह है जो तुम दूसरों को देते हो। असली खुशी दूसरों को खुश देखने में है, ना कि चीजों को इकट्ठा करने में। एक दिन जब रानी बूढ़ी हो गई थी, वो अपने पोते पोतियों को अपने आसपास बिठाकर सोने के बकरे की कहानी सुना रही थी। बच्चे अचरज से सुन रहे थे। दादी, एक छोटी बच्ची ने पूछा, क्या वो बकरा फिर कभी वापस आया? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, लेकिन उसने जो दिया वह आज तक हमारे साथ है। देखो, हमारे चारों ओर हमारा गांव कितना खुशहाल है। सब एक दूसरे की मदद करते हैं। यही उसका असली उपहार था। लेकिन दादी, एक और बच्चे ने पूछा, अगर आप उन सुनहरी लटों को अपने लिए रख लेती तो आप बहुत अमीर हो जाती। रानी ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, मैं अमीर हूं। देखो, मेरे पास तुम सब हो। मेरे पास इतना बड़ा परिवार है। गांव के सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं। मेरे पास शांति है, संतोष है। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? उस रात जब सब सो गए थे, रानी बाहर आंगन में बैठी चांद को देख रही थी। अचानक उसे दूर पहाड़ी पर एक सुनहरी चमक दिखाई दी। वो चमक कुछ पलों के लिए रही, फिर गायब हो गई। रानी मुस्कुराई। वह जानती थी कि यह हीरा का संदेश था। तुमने अच्छा किया। और सचमुच रानी ने अच्छा किया था। उसने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा था। सच्ची संपत्ति वह है जो तुम देते हो, ना कि वह जो तुम जमा करते हो। प्यार, दया और त्याग, ये वे सिक्के हैं जो कभी खत्म नहीं होते, बल्कि जितना तुम इन्हें खर्च करते हो उतने ही ये बढ़ते जाते हैं। रानी की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग कहते थे, जो दिल से देता है उसे सब कुछ मिलता है, जो लालच से रखता है वह सब कुछ खो देता है। और सुखपुर गांव, जो कभी गरीब और सूखा था, अब एक समृद्ध और खुशहाल गांव बन गया था। न सोने की बरसात से, बल्कि एक लड़की के शुद्ध हृदय और निस्वार्थ प्यार से। सोने का बकरा शायद फिर कभी धरती पर नहीं लौटा, लेकिन उसकी असली विरासत हमेशा के लिए बनी रही। हर उस दिल में जो देना सीखता है, हर उस हाथ में जो मदद के लिए आगे बढ़ता है, और हर उस मुस्कान में जो दूसरों की खुशी से खिलती है। कहते हैं कि आज भी कभी कभी पूर्णिमा की रात को अगर आप उस पहाड़ी पर जाएं जहां रानी को हीरा मिला था, तो आपको एक सुनहरी चमक दिखाई दे सकती है। वह चमक उन्हें दिखाई देती है जिनका दिल साफ है, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। और शायद अगर आप भी रानी की तरह निस्वार्थ बने तो आपको भी कोई जादुई उपहार मिल सकता है। ना जरूरी है कि वह सोने का बकरा हो, लेकिन कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि जादू हमेशा किसी बाहरी चीज में नहीं होता। असली जादू तो हमारे अपने दिल में होता है, और जब हम उस जादू को दूसरों के साथ बांटते हैं तो पूरी दुनिया जादुई बन जाती है। रानी की कहानी यही सिखाती है, जीवन में सबसे कीमती चीजें वे नहीं हैं जो चमकती हैं, बल्कि वे हैं जो दिल को छूती हैं। सोना चमकता है लेकिन प्यार रोशन करता है। धन खरीद सकता है लेकिन दया जीत लेती है। और अंत में वही व्यक्ति सच में अमीर है जो खुद को गरीब समझते हुए भी दूसरों को देता रहता है। यही थी सोने के बकरे की सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी
जो हमें याद दिलाती है कि असली खजाना हमारे भीतर है, हमारे चारों ओर है और उन लोगों में है जिन्हें हम प्यार करते हैं। समाप्त दिल में जो प्यार हो, हाथों में दया हो, तो हर दिन जीवन में नया खजाना आ जाता है। सोना चमकता है पल भर पर नेकी की रोशनी सदा।